बात करते हैं लाइव लोड ऑन स्लोपिंग रूफ के बारे में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि स्लोपिंग रूफ जो है उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, 15 डिग्री है। एक्सेस जो है कि नॉट प्रोवाइडेड, एक्सेस नहीं है। तो क्या पूछा है, लाइव लोड वैल्यू पूछा है इसने। तो कोड प्रोविजन के अकॉर्डिंग बात करते हैं केस नंबर 1। अगर जो रूफ है वो लेस देन 10 डिग्री है तो एक्सेस प्रोवाइड होता है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर प्लान एरिया। अगर जो केस 2 है उसमें जो रूफ है वो ग्रेटर देन 10 डिग्री है तो एक्सेस नॉट प्रोवाइड है। अगर कंडीशन है तो वहाँ पर जो प्रोवाइड किया जाता है लोड वो किया जाता है 0.75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर प्लेन एरिया के लिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे फॉर रूफ मेंबर सीट और पर्लिन के लिए। रिड्यूस लोड फॉर द स्लोप लेस देन 10 डिग्री एंड रिडक्शन जो होता है 0.02 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर डिग्री होता है। तो मिनिमम लिमिट कितनी होती है, 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन देखते हैं कि बेस जो लोड है वो कितना आएगा इसका, 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो स्लोप है वो कितनी है, 15 डिग्री है। तो एक्सेस स्लोप कितनी है, 15 माइनस 10 कर दिया तो कितना बचा, 5 डिग्री। तो रिडक्शन निकालना अब आप उनको, तो रिडक्शन कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 0.02, तो ये आ जाएगा 0.10 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब लाइव लोड निकालना है। तो लाइव लोड कैसे निकालना है, लाइव लोड निकालना है 0.75 में से, 0.75 में से माइनस करना 0.10, तो ये आ जाएगा 0.65 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आइडिया क्या है, स्टार्ट विद 0.75 इफ स्लोप इज ग्रेटर देन 10 डिग्री और नो एक्सेस, और जो रिड्यूस 0.2 पर डिग्री अबव द 10 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.65 किलो न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक मूवमेंट एमपी के बारे में इन बीम मैकेनिज्म। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर है जहां पर लोड जो दे रखा 40 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। जो बीम स्पैन है वो कितना, 2 मीटर प्लस 2 मीटर है। तो और जो कॉलम की हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर। तो कंडीशन क्या है, ओनली बीम मैकेनिज्म इज पॉसिबल। क्या, ओनली बीम मैकेनिज्म इज पॉसिबल। तो क्या पूछा उसने, प्लास्टिक मूवमेंट पूछा है। तो बात कर लेते हैं, प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म हो रही है, बी ई, और यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा था जो मुझे मिल नहीं रहा है। इसको बाद में सोल्व करेंगे, इसका डायग्राम ढूंढ के। नेक्स्ट बात करते हैं अपर बाउंड मैकेनिज्म के बारे में, जिसका प्लास्टिक एनालिसिस क्या है, अपर बाउंड मैकेनिज्म के बारे में। इसको सेव कर देते हैं ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपर बाउंड थ्योरी के अंदर जो फ्रेम है वो सब्जेक्टेड टू लोड पी है और अज्यूम मैकेनिज्म यूज्ड करना है। तो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ पी इन अपर बाउंड थ्योरी। तो प्लास्टिक एनालिसिस थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं। जो अपर बाउंड थ्योरम होते हैं, जिसको काइनेटिक थ्योरम बोलते हैं, वो बेस्ड ऑन होती है मैकेनिज्म कंडीशन पर। किस पे, मैकेनिज्म कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो लोड ऑब्टेंड है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होता है कोलैप्स लोड के। जिसका क्या मतलब निकल कर आता है कि अज्यूम्ड मैकेनिज्म गिव अनसेफ लोड। जो मैकेनिज्म अज्यूम किया है वो अनसेफ लोड है। दूसरा आता है लोअर बाउंड थ्योरम। लोअर बाउंड थ्योरम का मतलब स्टैटिक थ्योरम की बात चल रही है। ये बेस्ड होता है यील्ड कंडीशन पर। अब यील्ड कंडीशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो लोड ऑब्टेंड होता है वो लेस देन होता है कोलैप्स लोड से। किससे, कोलैप्स लोड से। तो मतलब सेफ लोड नेवर एक्सीड कोलैप्स लोड। नेक्स्ट आती है यूनिकनेस थ्योरम। इसका जो कंसेप्ट होता है वो लोड फ्रॉम मैकेनिज्म इज बाउंडेड होता है। लोड फ्रॉम मैकेनिज्म इज बाउंडेड होता है, जिसकी कंडीशंस क्या होती है कि जो कोलैप्स लोड होता है वो लाई करता है बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड्स में। तो उसकी फाइनल आइडियाज़ समझते हैं। तो फाइनल आइडियाज़ में क्या दे रखा है कि जो अपर बाउंड होता है वो क्या करता है, हायर और इक्वल लोड देता है। ठीक है, जो लोअर बाउंड होता है वो देता है लोअर और इक्वल लोड देता है। एक्चुअल कोलैप्स लोड लाई करता है बिटवीन दैम। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी जो है ग्रेटर देन अपर बाउंड ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो जाएगा। अब बात करते हैं डिज़ाइन बेंड प्रेशर के बारे में। क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो दे रखा है कि जो शेड की साइज़ है वो दे रखी है आपको 12 मीटर इंटू 20 मीटर, और जो उसकी हाइट है वो दे रखी है आपको 20 मीटर। ठीक है, और जो बेसिक विंड स्पीड बी वी है वो कितनी है, 50 मीटर स्क्वायर
मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ जो K1 K2 K3 K4 जो दे रखा है वो इक्वल्स टू 1 दे रखा है। K A की वैल्यू जो दे रखा है 80 दे रखा है, K D की वैल्यू दे रखी है 90 दे रखी है, और K C की वैल्यू दे रखी है 1 दे रखा है। तो क्या पूछा है, डिज़ाइन विंड प्रेशर 820 मीटर हाइट, 20 मीटर हाइट पर डिज़ाइन विंड प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो डिज़ाइन विंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, डिज़ाइन विंड स्पीड का फॉर्मूला होता है BD इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 K3 K4 इंटू BB क्या होती है, BB होती है बेसिक विंड डिज़ाइन। तो जो K1 होता है ना वो रिस्क फैक्टर होता है, K2 जो होता है वो टेरेन फैक्टर होता है, K3 जो होता है वो टोपोग्राफिक फैक्टर होता है, और जो K4 होता है वो इम्पोर्टेंस फैक्टर होता है। समझ में आ गया। पहला जो हो जाएगा आपका रिस्क फैक्टर हो जाएगा K1, क्या रिस्क फैक्टर। दूसरा जो हो जाएगा वो आ जाएगा टेरेन फैक्टर। तीसरा जो हो जाएगा वो आ जाएगा टोपोग्राफी फैक्टर। चौथा जो हो जाएगा वो इम्पोर्टेंस फैक्टर। अब कैलकुलेशन निकालते हैं। जो BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा वो हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। जो विंड प्रेशर एट हाइट जेड PZ पे कितना हो जाएगा विंड प्रेशर, PZ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.6 BD स्क्वायर, ठीक है। 0.6 इंटू BD स्क्वायर PZ विंड प्रेशर 8 हाइट। तो PZ कितना दे रखा है 0.6 इंटू विंड स्पीड कितनी दे रखी है 50 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका देख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं PZ KA KD KC डिज़ाइन विंड प्रेशर, डिज़ाइन विंड प्रेशर की बात करते हैं। PD इक्वल्स होता है PZ इंटू KA KD और KC दे रखी है अपन को। तो इसमें जो KA जो होता है वो एवरेज एरिया ऑफ एवरेजिंग फैक्टर होता है, KD जो होता है विंड डायरेक्शन फैक्टर होता है, KC जो होता है कॉम्बिनेशन फैक्टर होता है। तो PD निकालेंगे, PD मतलब डिज़ाइन विंड प्रेशर 0.6 इंटू 50 का स्क्वायर 0.8 इंटू 0.9 इंटू 1। तो ये निकल के आएगा आपके पास में PD 1080 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कंडीशंस चेक करते हैं। जो कंडीशन में जो पहला PD होता है ना, PD ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होता है 0.70 इंटू PZ होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है 0.70 इंटू PZ 1050 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालना है अपन को, PZ निकालना है। क्या कंडीशन है, PD जो ग्रेटर दैन 0.7 इंटू PZ से होनी चाहिए। तो वैल्यूज अगर आपने रख दी है इस जगह पर PD की, तो PD ग्रेटर दैन 1050 कैसे आए आपके लाला। कंडीशन देख लिया आपने, कंडीशन ग्रेटर देन है 1080 1005 से, तो ये ठीक रहेगा। सबसे पहले क्या निकालना, BD फाइंड करना है, उसके बाद में फाइंड करना है 0.6 V स्क्वायर से, फिर ये अप्लाई कर देना है। उसके बाद में एक चेक के लिए मिनिमम कंडीशन लगानी है, जो फाइनल PD निकल के आएगा 1080 न्यूटन पर mm निकल के आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन माइल्ड स्टील के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, जो स्ट्रेस होती है जो वाई डायरेक्शन में होती है, स्ट्रेन जो होती है वो एक्स डायरेक्शन में होती हैं। तो करेक्ट यूज ऑफ कर्वेचर 1 और कर्वेचर 2 की बात करते हैं। तो कर्वेचर 1 कर्व जो 1 होता है वो इलास्टिक एनालिसिस, कर्व 2 जो होता है प्लास्टिक एनालिसिस होता है। सबसे पहले कर्व 1 की बात करते हैं, जिसमें नेचर क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है और वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। उसका बिहेवियर क्या होता है, कर्व 1 का स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। कहाँ तक, अप टू यील्ड पॉइंट ओनली, नो प्लास्टिक रीजन उसके अंदर नहीं दिखाई देता है। इसके की पॉइंट जो है, यील्ड स्ट्रेस जो होती है सिग्मा बाई होती है, यील्ड स्ट्रेन जो होती है एप्सिलॉन बाई होता है, और द यील्ड पॉइंट एट द एंड ऑफ द लीनियर प्लांट होती है। तो इसका लीनियर लाइन होती है। तो यूज होता है इसका प्लास्टिक एनालिसिस के लिए, किसका, कर्व 1 का। ठीक है, कर्व 2 की बात करें तो ये कहाँ तक होता है, ये लीनियर होता है अप टू यील्ड तक। हॉरिजॉन्टल आफ्टर यील्ड के बाद क्या हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसका बिहेवियर जो होता है, कांस्टेंट स्ट्रेस आफ्टर यील्डिंग होती है, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर होता है। तो की पॉइंट्स जो उसके हैं कि यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई होता है इसमें, और यील्ड स्ट्रेंथ एप्सिलॉन बाई होता है। तो ये प्लास्टिक प्लेटिव रीजन होता है और इसका यूज़ प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर होता है। तो कर्व 1 में डायरेक्ट दे रखा है कि ये ओनली इलास्टिक रीजन के लिए होता है। कर्व 2 जो है, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दोनों रीजन्स में प्लास्टिक एनालिसिस नीड कांस्टेंट स्ट्रेस आफ्टर द यील्ड, देयरफॉर कर्व 1 इज इलास्टिक एंड कर्व 2 इज प्लास्टिक। अब बात करते हैं फिक्स्ड बीम यूडीएल प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन के बारे में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक फिक्स्ड बीम है ए बी, जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू हो रहा है ओवर द स्पैन एल। क्या पूछा, पॉइंट वेयर प्लास्टिक हिंज फॉर्म, उस पॉइंट जहाँ पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती हैं। तो कहाँ पर होती हैं वो देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है कि प्लास्टिक हिंज सीक्वेंस इज फाउंड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट डायग्राम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम BMD। तो फिक्स्ड बीम पर जो एंड मूवमेंट होता है वो कितना होता है, फिक्स्ड बीम पर एंड मूवमेंट WL²/12 होता है, और नेगेटिव मूवमेंट होता है एट बोथ एंड A और B पर। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है जिसमें बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है, WL²/8 होता है। कहाँ पर, 8 मिड पॉइंट C पॉइंट पर, जहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट मैक्सिमम होता है 8 सेंटर। अब बात करते हैं रिजल्टेंट मूवमेंट बाय सुपरपोजिशंस। तो 8 सेंटर W पर क्या हो जाएगा, WL² 8 - WL²12, ये हो जाएगा WL²/24, दैट इज़ द मिनिमम मूवमेंट। हम बात करते हैं 8 एंड A और B की, जो मूवमेंट मैक्सिमम मूवमेंट अकर होता है। अब बात करते हैं प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन के बारे में। प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन का रूल जो होता है वो प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है, इट इज़ सेक्शन ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट, इट इज़ सेक्शन ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट, जिसका सीक्वेंस होता है कि जो फर्स्ट होता है 8A एंड B साइमल्टेनियसली होती है, देन मिड पॉइंट C पे होता है। तो एंड हैव हायर मूवमेंट देन सेंटर, सो हिंज फ्रॉम फर्स्ट 8 सपोर्ट, देयरफॉर फर्स्ट प्लास्टिक हिंज इज AB साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट बात करते हैं डबल पिच रूफ ट्रस ऑन लाइव लोड रिएक्शंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डबल पिच रूफ ट्रस जो है उस पर जो स्पैन होता है वो 30 मीटर का होता है, राइज जो होता है वो 2 मीटर का होता है, जो स्पेसिंग जो होती है वो 6 मीटर की होती हैं। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम लाइव लोड रिडक्शन इट सपोर्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जो टोटल लाइव लोड होता है वो क्या होता है, लाइव लोड इंटू प्लान एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद में जो सपोर्ट रिएक्शंस होता है, जो इंटरमीडिएट ट्रस होता है, रिएक्शन इज इक्वल्स टू होता है टोटल लोड डिवाइड बाई 2 होता है, एंड जो एंड ट्रस होता है वो रिएक्शन होता है टोटल लाइव लोड डिवाइड बाई 4 होता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन की जो डिवाइड होता है स्पैन डिवाइड बाई 30 मीटर होता है, और जो स्पेसिंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6 मीटर इसमें स्पेसिंग दे रखी है। अब बात करते हैं प्लेन एरिया के लिए। प्लेन एरिया कैसे निकलेगा, 30 × 6 बराबर
180 मीटर स्क्वायर। लाइव लोड कितना दे रखा है? 0.75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब टोटल लाइव लोड की बात करते हैं। टोटल लाइव लोड होता है 180 इंटू 0.75 लाइव लोड। 7.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 180 इंटू 0.75 को मल्टीप्लाई करने के बाद में 135 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं रिएक्शन एट ईच सेंटर, तो डिवाइड कर देंगे बाई 2। 135 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 67.5 किलो न्यूटन। डबल पेच कंसेप्ट आपको पता चल गया। सपोर्ट रिएक्शंस टोटल लाइव लोड डिवाइड बाई 2 होती है। रिडक्शन क्या होता है? अगर एंड ट्रसेस हैं तो टोटल लाइव लोड डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। टोटल लाइव लोड क्या हो जाएगा? लाइव लोड इंटू प्लेन एरिया। तो लाइव लोड निकाल लेंगे अपन। प्लेन एरिया लाइव लोड अपन को 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फाइनल आइडिया की बात करते हैं, यूज़ प्लेन एरिया टू फाइंड टोटल लोड। सो इंटरमीडिएट ट्रस डिवाइड बाई 2 होता है और जो फाइनल सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगी 67.5 हो जाएगी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस की इकोनॉमिक स्पेसिफिकेशन के बारे में बात चल रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्पेसिंग बिटवीन ट्रस इज रिड्यूस्ड, ये दे रखा है। तो क्या दे रखा है कि इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रस और पर्लिन। पर्लिन की कॉस्ट, पर्लिन और ट्रस की कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कब? जब स्पेसिंग बिटवीन द ट्रस इज रिड्यूस की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ ट्रस इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ पर्लिन डिक्रीज। ट्रस की कॉस्ट जो है कि इंक्रीज होगी और पर्लिन की कॉस्ट जो है कि डिक्रीज होगी। अब टोटल कॉस्ट रिलेशन निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट रिलेशन क्या होता है? TPR होता है। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस, पर्लिन और कॉस्ट ऑफ रूफिंग, ये टोटल कॉस्ट होती हैं। कॉस्ट डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो जो ट्रस कॉस्ट होती हैं T, ये क्या होती हैं? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द X होती है। ठीक है, और जो पर्लिन कॉस्ट होती हैं ये डिपेंड होता है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। जो पर्लिन की जो कॉस्ट डिपेंडिंग करती है बेंडिंग मोमेंट पे। जो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X स्क्वायर होता है, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रूफिंग कॉस्ट R जो है यानी वो कांस्टेंट होती है। यहाँ 3 कॉस्ट है, ट्रस की कॉस्ट, पर्लिन की कॉस्ट और जो रूफिंग की कॉस्ट। रूफिंग की कॉस्ट क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। तो अब वैल्यू में पुट करके देख लेते हैं। जो टोटल C बराबर हो जाएगा A/X BX स्क्वायर प्लस D। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट कंडीशन क्या होगी? DC डिवाइड बाई DX इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? -AX स्क्वायर प्लस 2BX इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो T बराबर हो जाएगा A/X प्लस 2BX स्क्वायर, 2P हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ ट्रस 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पर्लिन हो जाएगा। ट्रस इंक्रीज होता है, पर्लिन डिक्रीज हो जाता है। तो लेस स्पेसिंग अगर होगी तो मोर ट्रसेस चाहिए और हायर ट्रस कॉस्ट होगी। तो अगर लेस स्पेसिंग होगी, लोअर बेंडिंग इन मूवमेंट इन पर्लिन होगा और लोअर कॉस्ट कंडीशन होगी। अब बात करते हैं कैंटिलीवर बीम अलाउएबल डिफ्लेक्शन। क्या दे रखा है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पान 5 मीटर है और ब्रिटल क्लैडिंग है और सब्जेक्टेड टू लाइव लोड है। तो क्या पूछा? अलाउएबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा उसने। तो अलाउएबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होती है? डिफ्लेक्शन लिमिट क्या होती है कैंटिलीवर बीम के लिए कि अगर इलास्टिक क्लैडिंग दे रखी है तो डिफ्लेक्शन लेस देन होना चाहिए, डिफ्लेक्शन लेस देन इक्वल्स टू होगा स्पैन बाई 120। अगर ब्रिटल क्लैडिंग दे रखी है तो डिफ्लेक्शन होगा लेस देन इक्वल्स टू स्पैन डिवाइड बाई 150। मतलब स्पैन डिवाइड बाई 150 कब? जब ब्रिटल क्लैडिंग है, और स्पैन डिवाइड बाई 120 कब? जब इलास्टिक क्लैडिंग है। तो कैलकुलेशन की बात करते हैं। जो 5 मीटर स्पेसिंग दे रखी है 5 मीटर,
वो कन्वर्ट हो जाएगा 5000 mm के अंदर। डिफ्लेक्शन लिमिट की अगर हम बात करें तो टोटल स्पैन कितना दे रखा है 5000, तो 5000 डिवाइड बाई 150 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 33.33 mm। अब बात करते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए। कैंटिलीवर वाला केस हो गया, अब सिंपली सपोर्टेड की बात कर लेते हैं। अगर सिंपली सपोर्टेड के अंदर इलास्टिक क्लैडिंग दे रखी है, इलास्टिक क्लैडिंग, तो वो हो जाता है स्पैन बाई क्या डिफ्लेक्शन, स्पैन बाई 240 डिफ्लेक्शन होता है। अगर ब्रिटल क्लैडिंग दे रखी है तो वो हो जाता है स्पैन बाई 300। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो इसकी जनरल लिमिट होती है वो कितनी होती है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो लेस देन होता है, जो डेल मैक्स होता है ना सिंपली सपोर्टेड में, वो लेस देन होता है L बाई 325 के। फाइनल आइडियाज़ की बात समझते हैं। जो कैंटिलीवर जो होते हैं वो लार्ज डिफ्लेक्शन अलाउ देन सिंपली सपोर्टेड बीम। जो कैंटिलीवर होता है ना उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है ना वो लार्ज होता है देन सिंपली सपोर्टेड से। उसके बाद में आता है ब्रिटल क्लैडिंग। ब्रिटल क्लैडिंग में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर लिमिट होती है देन इलास्टिक। सो डिफ्लेक्शन जो होता है इक्वल्स टू होता है स्पैन बाई 150 जो कि होती है 33.33 mm। नेक्स्ट बात करते हैं बीम कॉलम बिहेवियर, मूवमेंट, कर्वेचर और एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, बीम कॉलम बिहेवियर की यहाँ बात चल रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलेशनशिप एक्सप्रेसिंग बिहेवियर ऑफ बीम कॉलम क्रॉस सेक्शन, सो अमाउंट, मूवमेंट, कर्वेचर और एक्सियल कंप्रेशन, इसका आंसर होगा। वैसी कंसेप्ट की बात करें, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। बीम कॉलम जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू, बीम और कॉलम जो जॉइंट होता है ना, बीम कॉलम का जॉइंट वो सब्जेक्टेड टू होता है एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। किस किस में, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में। अगर इसकी बिहेवियर कंडीशंस को अगर हम समझें तो क्या बोलता है कि इफ़ बेंडिंग मोमेंट इज़ ज़ीरो तो एक्ट लाइक ए कॉलम, तो बीम कैसे एक्ट करेगा, कॉलम की तरह। अगर एक्सियल लोड ज़ीरो है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बीम की तरह। ठीक है, ये बात याद रखना क्या कि अगर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो है ना तो कॉलम की तरह एक्ट करेगा, और एक्सियल लोड ज़ीरो है तो बीम की तरह रिएक्ट करेगा। रिलेशनशिप यूज्ड की बात करते हैं, मूवमेंट, कर्वेचर और थ्रस्ट जो एक्सियल कंप्रेशन होता है ये यूज्ड किस लिए होता है, इन इलास्टिक प्रॉब्लम के लिए, ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियर प्रॉब्लम के लिए और मेंबर अंडर कंबाइंड एक्सियल लोड एंड बेंडिंग के लिए। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो मूवमेंट, कर्वेचर, थ्रस्ट कर्व्स होता है वो ड्राइव्ड होता है किससे, एक्सियली फोर्स इंट्रैक्शन कर्व से और बेंडिंग मूवमेंट इंट्रैक्शन कर्व से। तो इसके जो मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं पेयरिंग ऑफ कर्वेचर एंड मूवमेंट फॉर गिवन एक्सियल लेवल। फाइनल आइडियल की बात करें तो जो बीम कॉलम होता है वो कंबाइंड एक्सियल प्लस बेंडिंग बिहेवियर को शो करता है। अब बात करते हैं नीड ऑफ 3 पैरामीटर रिलेशंस के बारे में। जो मूवमेंट प्लस कर्वेचर वो होता है एक्सियल कंप्रेशन होता है, सो एम, फाई और पी तीनों यूज होगा इसके अंदर। अब यहाँ एक बेल्ट का क्वेश्चन आ गया, क्या है, फिलेट बेल्ट। इसके इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक फिलेट बेल्ट है जिसका डायरेक्ट स्ट्रेस क्यू दे रखा है, वो दे रखा है 50 MPa, और जो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस FV जो दे रखा है वो 150 MPa दे रखा है। तो अब बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट स्ट्रेस के बारे में। तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस में क्या होता है, इक्विवेलेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है FE इज इक्वल्स टू अंडर रूट FB स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर होता है। किसका, इक्विवेलेंट स्ट्रेस का। इक्विवेलेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है FB स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। FB जो होता है ना ये बेंडिंग स्ट्रेस होती है, और जो Q होता है ये डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस होता है। तो FB की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 150 MPa, और जो डायरेक्ट शेयर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 50 MPa। अगर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं तो FE की जो वैल्यू निकल के आती है FE इज इक्वल्स टू 150 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 150 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में कंप्यूट होके FE इज इक्वल्स हो जाएगा 173.21 MPa। फाइनल आइडिया क्या दे रखा है कि जो बेल्ट है एक्सपीरियंस करता है कंबाइंड स्ट्रेसेस में, तो यूज करता है इक्विवेलेंट स्ट्रेस फॉर्मूला।
तो इसका जो फाइनल इक्विवेलेंट स्ट्रेस क्या होता है वो होता है 173.21 MPa। बात करते हैं बैटेंड कॉलम या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एंड बैटन्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड करेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एंड बैटन्स। स्टेटमेंट में दे रखा है कि मोर देन ट्वाइस फ्लेंज विड्थ ऑफ कंपोनेंट कॉलम, मोर देन डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ कंपोनेंट कॉलम, लेस देन ट्वाइस फ्लेंज विड्थ, लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द सीजी। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एंड बैटन्स, more than twice the flange width of component column, more than distance between CG of components, ये दो सही दिखा रखें। अब बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ कंडीशंस के बारे में। शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू फ्लैंज विड्थ ऑफ कंपोनेंट कॉलम, ये लिख रखा। दूसरा ग्रेटर देन या मोर देन CG ऑफ कंपोनेंट्स मेंबर्स। कोड प्रोविजंस बैटन कॉलम के लिए बता रहा है कि मोर इम्पोर्टेंट डिज़ाइन पॉइंट्स क्या होते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जो बैटन्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 3 वेज होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 वेज। और जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए 1.1 इंटू एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो के। दूसरा आता है कि जो लोड कैरिड बाय द बैटन होता है वो 2.5% ऑफ एक्सियल लोड एज ट्रांसवर्स शेयर होता है। दूसरा आता है थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट्स। तो थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट्स में वो होता है ग्रेटर देन 150 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द इनर कनेक्शन लाइन होता है। अब स्पेसिंग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिंग कंडीशन में क्या होता है, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है 50, और जो लेस देन 0.7 इंटू स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द होल मेंबर होता है। फाइनल आइडिया की बात करें तो इफेक्टिव डेप्थ मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज होता है, इंश्योर प्रॉपर लोड ट्रांसफर बिटवीन द कंपोनेंट्स होता है। कंडीशन जो होती है 1 और 2 इसके अंदर करेक्ट होती हैं। ब्लॉक शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द टेंशन मेंबर। व्हाट इज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लॉक शेयर रेजिस्टेंस एट कनेक्शन इज ए सम ऑफ होता है फ्रैक्चर शेयर प्लस यील्ड टेंशन, फ्रैक्चर स्ट्रॉन्गर प्लेन प्लस यील्ड वीकर प्लेन, फ्रैक्चर ऑफ स्ट्रॉन्गर प्लेन प्लस यील्ड वीकर प्लेन के अंदर। तो ब्लॉक शेयर फेलियर की बात करते हैं तो ये अकरेट होता है कनेक्टेड एंड ऑफ द टेंशन मेंबर, जिसका फेलियर पाथ क्या होता है, शेयर अलोंग ऑन वन प्लेन और जो टेंशन अलोंग द परपेंडिकुलर प्लेन, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक फेलियर। अब आता है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के बारे में। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, मिनिमम ऑफ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ शेयर प्लेन प्लस यील्ड ऑफ टेंशन प्लेन। ठीक है, ये बहुत एंड द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होता है वो टेंशन प्लेन प्लस यील्ड प्लेन ऑफ द शेयर होता है
की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, वीकर जो प्लान यील्ड फर्स्ट होता है, स्ट्रॉन्गर प्लान रजिस्ट फर्दर लोड होता है, तो फाइनल स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्रैक्चर स्ट्रॉन्गर प्लान प्लस यील्ड ऑन वीकर प्लान होता है। इंपॉर्टेंट लॉजिक्स की बात करते हैं, तो वीकर प्लान जो होता है वो यील्ड फर्स्ट होती है, स्ट्रॉन्गर प्लान में फेल एंड फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो डिज़ाइन फार्मूला की बात करते हैं, तो ऑप्शन 1 में क्या होता है, तो टी डी बी बराबर क्या होता है, एवरेज एफ वाई डिवाइड बाई √3 इंटू गामा एम नोट होता था, प्लस 0.9 एफ यू ए टी एन डिवाइड बाई गामा M1 होता है। और ऑप्शन 2 में क्या होता है, टी डी वी इज इक्वल्स टू 0.9 एफ यू ए वी एन डिवाइड बाई √3 इंटू M1 प्लस एफ वाई ए टी जी डिवाइड बाई गामा M0 होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ डेफिनेशन क्या होती है, ए बी जी ग्रोस नेट एरिया अलोंग द लाइन होता है, ये जो ग्रोस होती है नेट टेंशन पे होता है, एफ यू होता है पार्शियल फैक्टर होता है। तो फेलियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर प्लस टेंशन, वीक प्लान यील्ड फर्स्ट, स्ट्रॉन्गर प्लान फ्रैक्चर लेटर, तो फ्रैक्चर स्ट्रॉन्गर होगा और यील्ड जो होगा वीकर होगा। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए किसका, डिजाइन फार्मूला ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट बात करते हैं मर्चेंट रैंकाइन फार्मूले की बात करते हैं, जो कि परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉलम में होता है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।